Hello everyone, welcome back to another informative episode of Coffee with Casey overseas Rohini. Today we are talking about myths and misconceptions. आज हम सारे myths education abroad को लेके break करने वाले हैं. So stay tuned till the very last segment. So let's just not waste any more time Tushar and dig in. सबसे पहला क्वेश्चन जो मुझे बहुत कॉमनली सुनने मिलता है amongst the students and the parents is that education in Germany is completely free for all the courses. उसके बारे में थोड़ा बताइए. That's not correct. Only the government universities are sponsoring the students, and thus जब वो sponsor करने का देख रहे हैं तो वो good students देखते हैं. तो anybody with a low percentage government university में admission होना बहुत मुश्किल है. And even for most of the people who are good at studies, उन्हें language का थोड़ा सा सीख के जाना पड़ता है, क्योंकि उनके courses में कोई ना कोई element, कोई ना कोई subject German language में taught होगा. For the other people, to the rescue आती हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज. एंड व्हाट आई आल्सो रिकमेंड इज कि अगर आप एक बिजनेस मैनेजमेंट जैसा कोर्स करने जा रहे हो तो आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को प्रेफरेंस देनी चाहिए, क्योंकि उनके कोर्सेज बहुत फ्रीक्वेंटली अपडेट होते हैं. गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के कोर्सेज बहुत जल्दी अपडेट नहीं करते हैं ये लोग. एग्जाम्पल आप देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी, इनके कोर्सेज कैसे सालों साल एक ही कोर्स का करिकुलम चलता है, लेकिन दुनिया बहुत जल्दी चेंज हो रही है, डायनामिक वर्ल्ड है. तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को आप टारगेट कर सकते हैं, बट देन ऑफ कोर्स वो पेड हैं, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव नहीं है. 8 to 10,000 यूरोस पर ईयर का ट्यूशन फीस हम आपको दे सकते हैं. पूरा कोर्स 15-16 लाख रुपए में कंप्लीट हो सकता है. उससे भी नीचे कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे. बेसिकली प्राइवेट यूनिवर्सिटीज कहीं भी होंगी तो वो आपको इंडस्ट्री रेडी, जॉब रेडी बनाती है, बिकॉज उनका जो करिकुलम है वो काफी इंडस्ट्री रेडी होता है. ऑल्सो जहां तक मेरा बिलीफ कहता है वो यही है कि जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं वो मोस्टली टेक्निकल कोर्सेज जो हैं, कंप्यूटर साइंस हो गया, मैकेनिकल, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, उन सबको मोस्टली फ्री रखती हैं. लेकिन मैनेजमेंट अगर आप वहां भी देखेंगे तो मेजरली वो पेड है जी. कुछ यूनिवर्सिटीज में फ्री भी मिलेगा आपको, लेकिन उसके साथ साथ आपको C1 लेवल की डिमांड आ सकती है, B2 लेवल की डिमांड आ सकती है. ये C1 लेवल और B2 लेवल क्या है, प्लीज टेल आवर किड्स. ये जर्मन लैंग्वेज के स्किल्स हैं. तो A1, A2, B1, B2, C1 एंड C2. तो कई यूनिवर्सिटीज का डिमांड होता है C1 लेवल का, कईयों का B2 का होगा. वैसे भी अगर आप जर्मनी जैसी कंट्री जा रहे हो तो आपको लैंग्वेज थोड़ा सीख के जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पार्ट टाइम जॉब्स मिलनी बहुत मुश्किल हो जाती हैं अगर आपको जर्मन नहीं आती. दैट्स ट्रू. मूविंग ऑन, जो ये पूरा अभी हम देख ही रहे हैं, रादर चल ही रहा है, जो वॉलेटाइल सिचुएशन है इस टाइम पे कनाडा में, तो लोगों को ये लग रहा है कनाडा ने तो अपने दरवाजे सभी बच्चों के लिए बंद कर दिए हैं, सारे ही कोर्सेज के लिए बंद कर दिए हैं. बहुत ही अनसर्टेन फ्यूचर लग रहा है बच्चों को. तो आई वुड रियली वांट यू टू थ्रो सम लाइट ऑन दैट. कनाडा ओवरबर्डन्ड हो गया था, क्योंकि कुछ टाइम से बहुत लीनियंट चल रहा था. इंडिया के लिए एसडीएस खोल रखा था, पहले एसपीपी बोलते थे उसको. तो बहुत स्टूडेंट्स का इनफ्लो चला गया अभी. लेकिन देखा जाए तो वो कंट्री को भी डेवलप होने के लिए कुछ स्टेजेस लगेंगे जी. वो कंट्री उतनी ज्यादा उतने लोग नहीं है वहाँ पे, उतनी डेवलपमेंट नहीं है कि हर एक को वो एम्प्लॉय कर पाए. तो उस केस में अब क्या हो रहा है कि मुझे ऐसा लगता है अगर आप टेक्निकल स्टडीज में जाते हैं या हेल्थ सेक्टर में जाते हैं, अभी भी वहाँ पर आपको अच्छी जॉब्स मिल सकती हैं. सैलरी पैकेजेस बहुत अच्छे ऑफर कर सकते हैं वो. द ओनली कैच कुड बी कि आपको वहाँ पर अच्छी यूनिवर्सिटीज को ट्राई करना चाहिए, नॉट गो फॉर जस्ट लाइक अ पीजी डिप्लोमा और समथिंग. बट हाँ, एक मिथ और भी है वहाँ पर कि वहाँ डिप्लोमास पे और पीजी डिप्लोमास पे वर्क परमिट नहीं मिल रहा है. तो वो भी एक मिथ है. अभी कुछ सेक्टर्स के कोर्सेज बंद कर दिए हैं उन्होंने, लेकिन अभी भी आप टेक्निकल देखिए, आप हेल्थ वाले देखिए, नर्सिंग वाले देखिए, और इनमें आपको वर्क परमिट्स अभी भी दे रहे हैं. ओके, मूविंग ऑन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम लोगों को रोज ही ऑलमोस्ट सुनने मिलता है, आपको भी मुझे भी, कि बाहर पढ़ना बहुत एक्सपेंसिव है, जो कि पेरेंट्स का मेन कंसर्न रहता है. अरे बाहर बच्चे को भेजने का मतलब है करोड़ रुपए खर्च हो जाएगा. व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? It all depends upon the standard of living of the child. It depends upon the tuition fees. कई बार आपको ये दिखेगा कि बाहर पढ़ना इंडिया से भी चीपर है. कुछ इंडिया की यूनिवर्सिटीज बहुत एक्सपेंसिव हैं. यही चीज़ आप अगर मलेशिया, मॉरिशियस, दुबई जैसी जगह पे, सिंगापुर में भी कई यूनिवर्सिटीज हैं, उनकी ट्यूशन फीसेस उतनी हाई नहीं है. और अगर आप यूरोपियन साइड पे भी चले जाते हैं तो लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, इन कंट्रीज के अंदर भी ट्यूशन फीसेस अंडर 5 लाख वाले भी ऑप्शंस हैं हमारे पास. तो महंगा नहीं है,
बाकी हाँ, अगर कोई स्टूडेंट वहाँ जाता है, उसको स्टूडियो फ्लैट में ही रहना है, पूरी फैसिलिटीज चाहिए, घर जैसा माहौल, तो फिर महंगा पड़ेगा। लेकिन एक स्टूडेंट को एक स्टूडेंट की तरह से अगर अडाप्ट करना आ जाए, तो कॉस्ट उतनी ज़्यादा हाई नहीं रहती है। अभी अभी आपने दुबई मेंशन किया, तो दुबई क्या सिर्फ एक टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं है? यू रियली थिंक वहाँ पे अच्छी पढ़ाई होती है? दुबई में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, उनकी अपनी भी, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ आबू धाबी है। एंड देन मोर और लेस अभी क्योंकि दुबई एक डेवलपिंग सेक्टर बन चुका है, बहुत अच्छी कंट्री है वो, सेफ है, बहुत अच्छा आप अर्न कर सकते हैं वहां पर। तो उधर क्या हो रहा है कि यूके की, यूएस की, ऑस्ट्रेलिया की कुछ यूनिवर्सिटीज ने अपने कैंपसेस खोल दिए हैं। जी। तो आपको वही सेम बेनिफिट, वही करिकुलम, वैसा ही सब चीज आपको उस कंट्री में रह के मिलता है, तो आपके कॉस्ट कम लगती है। और क्या फीस सेम रहती है? फॉर एग्जांपल अगर एक यूनिवर्सिटी ऑफ से वोलोंगोंग का ऑस्ट्रेलियन कैंपस है और यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगोंग का दुबई कैंपस है, क्या फीस में फर्क रहेगा? फीस में फर्क है। वैसे भी ऑन द लोअर साइड है थोड़ी फीस दुबई में, लेकिन दुबई यूनिवर्सिटीज एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप्स दे करके थोड़ा ल्योर करती हैं स्टूडेंट को, बिकॉज वो अपने आप को अभी मार्केट में अवेयरनेस दे रही हैं कि हम लोग भी हैं, तो आप हमारे पास आइए। पहले स्कॉलरशिप्स अप टू 50% भी मैंने देखी हैं आती हुई, अभी भी मिलती हैं, लेकिन पहले उनका मोटिव होता था क्योंकि स्टूडेंट के पास पार्ट टाइम वर्किंग राइट्स नहीं थे, तो लेकिन अभी स्टूडेंट्स आर अलाउड टू वर्क पार्ट टाइम, तो वो फीस का बेनिफिट और बेटर हो जाता है कि आपको 50% तक की स्कॉलरशिप भी मिल रही है और आपको वहाँ वर्किंग राइट्स भी हैं, तो आप अपना लिविंग एक्सपेंस भी निकाल पाते हो। इन दैट रिगार्ड्स अगर ऑस्ट्रेलिया से मैं दुबई को एज एन एग्जाम्पल कंपेयर करूँ, तो आपको मेरे हिसाब से 50% कम बजट पे आप सेम डिग्री कंप्लीट कर। क्या आप मुझे ये बता रहे हैं कि दुबई में अब एक इंटरनेशनल स्टूडेंट पार्ट टाइम जॉब कर सकता है? राइट। Wow. See, so you are hearing all about scholarships here, so let's just dwell a little bit more into it. Let's just break a few myths about scholarships. बच्चों को लगता है कि अगर हम एक एक्सटर्नल स्कॉलरशिप अप्लाई करेंगे तो वो हमें मिलेगी ही मिलेगी, बट इन रियलिटी स्कॉलरशिप्स के भी कई डिफरेंट टाइप्स होते हैं. There are bursaries, there are automatic scholarships, and then there are merit external scholarships as well. So Tushar, just throw some light on that. Bursaries are something that a university will grant to everybody coming their way. So कई universities निकालती हैं कि an Indian student coming for the masters at such and such university will definitely get a 3,000 to 5,000 pound scholarship, for example. Irrespective of the percentage, yeah. Yes. And then comes the external scholarships. It is like picking a needle out of a haystack. अगर हजारों बच्चे जा रहे हैं, उसमें से 5 या 10 स्कॉलरशिप्स वो निकलनी है, तो आप कैसे बिलीव कर सकते हैं इतना फॉर्मली कि आपको वो मिल जाएगी? True. तो जब हम अपने स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स का बताते हैं, तो हम ये मेक श्योर करते हैं कि उनके पास बजट हो, क्योंकि अगर वो स्कॉलरशिप नहीं आती है, जो कि आनी वैसे भी बहुत मुश्किल है, तो स्टूडेंट का प्लान चेंज ना हो और उसके एफर्ट्स खराब ना जाए। बिल्कुल, स्कॉलरशिप्स मिलती है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती है, लेकिन बहुत ही चुनिंदा बच्चों को मिलती है। तो जो हमारी बर्सरीज होती हैं या फिर जो हमारी ऑटोमेटिक स्कॉलरशिप्स होती हैं, वो हर किसी बच्चे को मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, तो RMIT हर इंडियन स्टूडेंट को 20% देगा ही देगा। मैक्वारी यूनिवर्सिटी है, तो वो एक हर इंटरनेशनल इंडियन स्टूडेंट को $10,000 की स्कॉलरशिप देगा ही देगा। ऐसे ही यूके में भी काफी स्कॉलरशिप्स हैं जो कि वेरी कर रही हैं 2,500 पाउंड से लेकर के 5,500 पाउंड तक। बट देन ऑब्वियसली एक्सटर्नल स्कॉलरशिप्स अगेन जो मैंने बोला चुनिंदा बच्चों को मिलती है। मूविंग ऑन, देयर इज अगेन वेरी वेरी बिग मिथ जो इनफैक्ट आज से कुछ साल पहले तक मुझे भी लगता था कि यूएस में आप सिर्फ टेक्निकल एजुकेशन के लिए ही जा सकते हैं या फिर प्रेफर करना चाहिए यूएस को सिर्फ टेक्निकल एजुकेशन के लिए और किसी और कोर्स के लिए नहीं। यूएस एक बेंचमार्क सेट करता है, डेफिनेटली वहाँ पर आप देखेंगे तो वर्ल्ड की बहुत रिनोन्ड टॉप यूनिवर्सिटीज आपको दिखेंगी, एक्सपेंसिव बहुत है। पार्ट टाइम वर्किंग को भी लेकर के आज क्या चल रहा है, स्टूडेंट्स को वैसे जो वहाँ पे वर्किंग अलाउड है वो 20 आवर्स पर वीक की है, लेकिन वो सिर्फ इनसाइड द कैंपस वर्क कर सकते हैं या फिर अपनी ही इंडस्ट्री में परमिशन लेकर के वर्क कर सकते हैं। तो अभी मिस्टर ट्रम्प के आने के बाद में स्टूडेंट्स थोड़े सहम गए हैं, जो अपने कॉस्ट ऑफ लिविंग निकाल पा रहे थे कैफेज में वर्क करके, कॉफी शॉप्स में या रिटेल स्टोर्स पे, उन लोगों ने वहाँ पे जॉब्स करने भी फिलहाल हॉल्ट ले लिया है, क्योंकि उन्हें ये डर है कि कहीं किसी स्पेकुलेशन में फंस करके इंडिया ना वापस जाना पड़ जाए। तो यूएस डेफिनेटली एक बेंचमार्क सेट करता है, बहुत अच्छा है,
लेकिन आप टेक्निकल स्टडीज के लिए डेफिनेटली और कंट्रीज देख सकते हैं। यूके आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, न्यूजीलैंड आता है, यूरोप के आयरलैंड। अंदर आयरलैंड आता है, जो कि मतलब होस्ट करता है ऑल द मेजर कंपनीज के डेटा सेंटर्स को। यस। हेल्थ सेक्टर है या कुछ भी है, आयरलैंड बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है। उसके बाद स्वीडन कंट्री अच्छी है, कनाडा बहुत फ्लरिशिंग है टेक्निकल के लिए। तो नॉट, आई मीन इट्स नॉट अ रियल रिक्वायरमेंट कि आप सिर्फ यूएस को ही अपना प्रायोरिटी पे रखो, बाकी कंट्रीज भी और कौन सी फील्ड के लिए बच्चा यूएस जा सकता है? अगर एक बच्चा टेक्निकल फील्ड का नहीं है, से आर्ट्स बैकग्राउंड का है, या फिर एक बच्चा हमारा बायो बैकग्राउंड का है, या फिर कॉमर्स बैकग्राउंड का है, क्या उसके पास यूएस में ऑप्शंस हैं? यूएस में हमारे पास हर तरीके के ऑप्शन आपको मिलेंगे। The only thing that we are not doing really is the MBBS admissions, dentistry admission, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इंडियन स्टूडेंट्स इतना जल्दी उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। लेकिन आप अदर साइड देखें तो आर्ट्स, बिजनेस, साइंस, एवरीथिंग वी आर ऑफरिंग टू देम। The only thing is when the student comes to us, they ask about the work permits, क्योंकि वो कंसर्न सबको होता है कि जी। कितना टाइम रुक सकते हैं। जी। तो जब एक प्रोग्राम स्टेम में फॉल कर रहा है, तो दे आर अलाउड टू वर्क अप टिल 36 months आफ्टर द स्टडीज आर कंप्लीटेड। और अगर नॉन स्टेम है तो 12 months के बाद एक कंपनी का स्पॉन्सरशिप लगेगा ही लगेगा, करेक्ट। जिसे H1B का नाम देते हैं। अब यही चीज आप देखें, अगर हम इसको कंपैरिजन करते हैं किसी और कंट्री के साथ, जैसे आयरलैंड है, जहां पर यूएस की बड़ी कंपनीज के डेटा सेंटर हैं, तो लोग आयरलैंड पढ़ते हैं, वहां जॉब स्टार्ट करते हैं और यूएस L1 वीजा पे भी शिफ्ट कर लेते हैं। अभी आपने वर्क परमिट्स की बात करी, तो ये तो बात हो गई फुल टाइम वर्क परमिट्स की। व्हाट अबाउट द पार्ट टाइम वर्क राइट्स? बच्चों को काफी कंफ्यूजन है कि यूएस में वो डे वन से ही पार्ट टाइम काम शुरू कर सकते हैं, बट उसकी एक्चुअली में रियलिटी क्या है? तो वर्किंग टाइम जैसा मैंने बताया, उन्हें या तो कैंपस में काम करना अलाउड है, और या फिर अगर वो बाहर कहीं काम करते हैं तो उनकी पढ़ाई से लिंक्ड वो होना चाहिए। काइंड ऑफ एन इंटर्नशिप या ट्रेनिंग में काउंट होता है वो, और वो यूनिवर्सिटी के परमिशन के साथ ही आप कर सकते हो। करेक्ट। तो अगर एक और जॉब जो बाकी कंट्रीज में आपको अलाउड है करनी, अगर आप यूएस में वो नहीं करते हो, तो आपका बजट मल्टीपल फोल्ड्स बढ़ेगा, क्योंकि लिविंग एक्सपेंसेस तो हायर साइड पे है। अभी आपने इकोनॉमिकल स्टडी ऑप्शंस की बात करी है, उसमें आपने यूरोप का नाम लिया, पर क्या यूरोप में बच्चों को लैंग्वेज इश्यूज नहीं आएंगे? लैंग्वेज इश्यूज आते हैं, लेकिन हमारे पास जो यूनिवर्सिटीज टाइप में वर्किंग है, उन्होंने प्रोविजन किया हुआ है कि अगर कोई स्टूडेंट सब कॉन्टिनेंट से आ रहा है, जी। इंटरनेशनल स्टूडेंट है, जी। तो उसकी कंप्लीट स्टडीज इंग्लिश में है। तो स्टूडेंट को लैंग्वेज जानना जरूरी ऐसे नहीं है कि पढ़ना है, लेकिन लैंग्वेज अगर नहीं आती होगी तो आगे चल के जॉब्स में दिक्कत आ सकती है, जो पार्ट टाइम में भी थोड़ा सा इफेक्ट करता है। बिल्कुल। फुल टाइम में डेफिनेटली एम्प्लॉयर मांगता है कि आपका लैंग्वेज स्किल अच्छा होना चाहिए। करेक्ट। सो बेसिकली बच्चा यूरोप में पूरी पढ़ाई अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में कर सकता है, लेकिन जब आप फुल टाइम जॉब के लिए जाएंगे, अगर आपको लोकल लैंग्वेज आती है, वो आप ही के बेनिफिट के लिए है। और हमने पहले भी एक पॉडकास्ट में कवर कर रखा है कि सारी ही इंस्टीट्यूट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते हैं वो लैंग्वेज। उसका फायदा उठाओ यार, टेक यूज ऑफ दैट, बिकॉज इवेंचुअली वो आप ही के काम आने वाला है। अभी यू जस्ट मेंशन अबाउट द फैक्ट कि हम यूएस में एमबीबीएस नहीं करते हैं। क्या हम एमबीबीएस किसी ऐसी जगह करते हैं जो कि हमें एक टॉप रैंक डिग्री भी मिले, और जहाँ पे हमारे बच्चों को एंट्रेंस एग्जाम भी ना देना पड़े? हाँ बिल्कुल, हमारे पास कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं। आयरलैंड में RCSI करके एक कॉलेज है, जो कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेजेस है फॉर सच एजुकेशन। उनके पास में आप MBBS करने के लिए अगर हमारे पास अप्लाई करते हैं, तो आपको इवन नीट भी देने की नीड नहीं है। बट नीट देना वो रिकमेंड करते हैं, क्योंकि आपको ये दिखाना होता है कि आप पढ़ के वापस आएंगे, और यहाँ पर आप एज अ प्रोफेशनल उसको लेना चाहते हैं, तो नेक्स्ट एग्जाम कैसे देंगे अगर नीट एंट्री नहीं किया है। अदरवाइज उस यूनिवर्सिटी का कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है। The only requirement they have is a student should have PCB. Maths भी mandatory नहीं है। Wow, that's a first. अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, more than 92% है ओवरऑल 12th में, जी। IELTS 6.5 ला सकते हैं, तो वो डायरेक्ट एडमिशन लगता है। फर्स्ट राउंड में वो असेसमेंट करते हैं, सेकंड राउंड में उनका होता है 20 मिनट्स का एक इंटरव्यू। जी। अगर वो आप क्लियर करते हैं तो आपको वो ऑफर कर देते हैं। That is wow, that's a wonderful information to know. इवन Especially और भी यूरोप के अंदर एक दो जगह पर है, ऐसा है हमारे पास, जैसे लिथुआनिया में एक आध यूनिवर्सिटी है, वहां पर भी एंट्रेंस नहीं लगता है, डायरेक्ट एडमिशन है विद 75-80%।
all you students who are appearing for your boards examination with the bio stream, do not worry. You are not stuck just in India. We have options for you abroad as well, wherein you can tap with the top 10 universities. So just keep watching this space for more information.